हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हाउ आई क्लियर्ड माय एनडीए नेट और मैंने क्या मिस्टेक की और क्या मिस्टेक्स आप लोगों को नहीं करनी है तो और कैसे कैसे मैंने क्लियर किया। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। क्लियर योर कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, आपको अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, देखिए, एक तो कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं। ये सारी चीज़ें ना लोग आपसे बोलते होंगे। ये जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी मेरे से भी ऐसे बोला जाता था, लेकिन फिर भी मैंने जो नेट है वो 3 टाइम्स में क्लियर किया था। इसका मतलब मैंने जो 3 अटैम्प्ट्स दिए थे वो मेरे 3 में से 2 टाइम्स मेरा रिजल्ट फेल था। रीज़न, मैंने सिर्फ इन चीज़ों को पढ़ा था कि कॉन्सेप्ट क्लियर करो, टाइम मैनेजमेंट करो, ये सब कुछ करो, बट एप्लीकेशन नहीं किया था। तो सबसे पहली चीज़, जो पॉइंट्स आज मैं डिस्कस करूँगी उसको सबसे पहले अप्लाई करना है और चाहो तो उसे एक नोटबुक में लिख लो कि ये चीज़ें होनी चाहिए और हम किस चीज़ पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहला, क्लियर योर कॉन्सेप्ट्स। आपको अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं हर टाइप के। सबसे पहली चीज़, एग्ज़ाम दे क्यों रहे हो, कितना नेसेसरी है, क्योंकि जितना चीज़ आपके लिए ज़रूरी होता है आप उस पर उतना ही फोकस करते हो। अगर वो आपके लिए ज़रूरी नहीं है तो आप उस पर टाइम डिवोट नहीं करोगे। तो सबसे पहले ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि आप ये एग्ज़ाम देना क्यों चाहते हो। आप ये एग्ज़ाम अगर देना भी चाहते हो तो नेट निकालना है या जीआरएफ निकालना है। ठीक है, ऐसा नहीं है निकल गया तो नहीं, एफर्ट्स भी उसी हिसाब से करने होते हैं। नेट वाले अलग एफर्ट्स होते हैं, जीआरएफ वाले अलग एफर्ट्स होते हैं। जीआरएफ आपका और एफर्ट्स की डिमांड करता ही है। ठीक है, तो आपको पहले कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि मेरे को ये एग्ज़ाम क्यों देना है, पहली चीज़। उसके बाद मुझे नेट करना है या जीआरएफ करना है, दूसरी चीज़। उसके बाद ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, फिर मुझे अपने सब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, आपके पास सबसे पहला अपना सिलेबस होना चाहिए। मैंने उसकी तो फोटोकॉपी अपने पास रख रखी थी, आप भी अपनी फ़ोटोकॉपी प्रिंट आउट निकलवा सकते हो और उसमें से टिक करते रहें कि हमने ये पढ़ा है। क्योंकि बहुत से ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो, मैंने 2 टाइम्स में ये मिस्टेक की थी, मैं सिर्फ रेंडमली पढ़ रही थी। कोई भी वीडियो ली उसको पढ़ा छोड़ दिया, कोई भी चीज़ सुनी उसको पढ़ा उसको छोड़ दिया। ठीक है, बाद में मैंने क्या किया कि मैंने क्या पढ़ा है, उसको कितना टाइम दिया है और कौन सी चीज़ कितनी रिवीजन डिमांड करती है, बाद में मैंने उन चीज़ों पे फोकस करना स्टार्ट किया। तो फर्स्ट बेसिक थिंग, क्लियर योर कॉन्सेप्ट। राइट, सेकंड पे आते हैं। मैं आपको इस वीडियो में 11 टिप्स दूंगी। 11 टिप्स आप लोगों को ध्यान देना है और जब भी लगे कि भाई कुछ तो गड़बड़ है, जैसे आपने मॉक टेस्ट दिया और उसमें मार्क्स कम आ रहे हैं, तो देखो 11 में से आप क्या मिस आउट कर रहे हो। आप इन 11 पॉइंट्स पर अगर आप वर्क करते हो तो डेफिनेटली आप 1 टाइम में ये क्लियर कर सकते हो। क्योंकि जब मैंने 3rd टाइम उन सभी चीज़ों को अप्लाई किया तो मेरा नेट क्लियर हो गया। ठीक है, तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्लियर करो, माइंड को अपने आप को प्रिपेयर करो कि यस मुझे एग्ज़ाम देना है, फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालना है। अच्छा, मेरे से एक चीज़ थी, मेरे पापा ने बोला कि बेटा कोई एग्ज़ाम होता है ना उसको एक बार में निकालने की कोशिश करो, उससे आप डिमोटिवेट नहीं होते। लेकिन मैं यहाँ पर 2 टाइम्स नहीं निकाल पाई थी तो मैं काफ़ी डिमोटिवेट भी थी। लेकिन फिर मैंने सोचा इस बार तो बहुत अच्छे से करना है, तो इस बार मैंने ना बिल्कुल अपने आप को इंट्रोवर्ट बन के सिर्फ स्टडी ही की थी। तो फोकस बहुत ज़रूरी होता है और फोकस के साथ आपको सबसे पहले अपने सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने बहुत ज़रूरी होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि क्या करना होता है आपको, एग्ज़ाम एनालिसिस। ठीक है, कि एग्ज़ाम में आ क्या रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। एग्ज़ाम को एनालिसिस करना, आपको ओल्ड पेपर्स लेने हैं या पहली चीज़ कि एग्ज़ाम कितने मार्क्स का होता है, क्या मेरी स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए, मैं किस यूनिट में कितना टाइम दूंगा, लास्ट टाइम कैसे क्वेश्चंस पूछे गए थे, कितना मुझे आता है। एग्ज़ाम का एनालिसिस करना कि पेपर कितने बार हो रहा है, क्या लास्ट टाइम कट ऑफ रही थी। मैंने लास्ट टाइम की कट ऑफ का भी प्रिंट आउट निकाल रखा था कि लास्ट टाइम ये गई थी, मुझे ये मार्क्स लेके आने हैं। तो एग्ज़ाम को अच्छे से एनालिसिस करना कि कितने स्टूडेंट्स बैठते हैं, कितने परसेंटेज बच्चे इस एग्ज़ाम को क्लियर कर पाते हैं, कितना इसका लेवल होता है, हाई होता है, मॉडरेट होता है, पेपर 1 में कितने क्वेश्चंस आते हैं, पेपर 2 में कितने आते हैं और उसमें से किस किस कैटेगरी के कितने कितने क्वेश्चंस आते हैं। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है कि एग्ज़ाम को एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी होता है। तो पहला एग्ज़ाम को एनालिसिस करना, पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो हर चीज़ का कि मुझे एग्ज़ाम देना है, फिर उसके बाद बुक्स के कॉन्सेप्ट्स क्लियर करो, सब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट्स क्लियर करो, एग्ज़ाम को एनालिसिस करो। ठीक है,
थर्ड देखते हैं क्या करना चाहिए हमें, प्रैक्टिस ओल्ड पेपर्स। ठीक है, जैसे ये बच्चा बैठा हुआ है सेम आप लोगों को बैठ के प्रैक्टिस करने हैं ओल्ड पेपर्स। कुछ बच्चे पूछते हैं कि मैम प्रिपरेशन स्टार्ट कैसे की जाए, मतलब हम कहाँ से स्टार्ट करें पढ़ना, इतना सिलेबस है समझ में ही नहीं आ रहा है, क्या करें पहले क्या नहीं करना। तो सबसे पहले आपको करना चाहिए ओल्ड पेपर। मैंने स्टार्ट की थी ओल्ड पेपर से क्योंकि समझ में नहीं आता। ओल्ड पेपर से आप एक स्ट्रेटेजी बिल्डअप करते हो कि यार ये मैंने पेपर देखा तो इसमें इतने क्वेश्चन यहाँ के थे, इतने क्वेश्चन यहाँ के थे। सबसे पहली चीज़ यूनिट्स पे क्लियर कर लो और आप डिवाइड कर सको, ये क्वेश्चन इस यूनिट का है। कई बार तो ये समझ में नहीं आता है कि ये क्वेश्चन है किस यूनिट का। तो इसलिए ओल्ड प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को देखो, उसको एनालिसिस करो कि भाई ये क्वेश्चन कहाँ से है, ये कहाँ से पूछा गया है। तो ओल्ड पेपर्स की प्रैक्टिस भी करो। और हाँ, इस पे अपने पास एक बुक रखो। मैं अपने टाइम पर एक बुक रखती थी, तो मैं उसको क्या करती थी, पहले मैंने ओल्ड पेपर स्टार्टिंग में लिए, मैंने देखा, मुझे समझ में आ गया ये यूनिट ये है, ये यूनिट इसमें से है। फिर मैंने सिलेबस पे गई, सिलेबस पढ़ना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद मैंने क्या किया, ये बुक मैं अपने पास रखती थी और लास्ट रात को अटेम्प्ट करती थी। बाद में तो ये हो गया था कि आपको ऑप्शन से याद हो गए थे, लेकिन ऑप्शन से याद होने से पहले मुझे ये पता चल गया था कि ये एग्जामिनर इस चीज़ में से ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछ रहा है। तो ओल्ड पेपर्स की चीज़ों को कभी भी मतलब ऐसा नहीं है कि नज़रअंदाज करना है, मतलब ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि पहले क्या पूछा गया था। ठीक है, ओल्ड पेपर्स की प्रैक्टिस करनी है। 3 पॉइंट्स हो गए हमारे पास। आज ये 11 मूल मंत्र हैं आपके पास। ठीक है, फोर्थ, ट्राई टू मेक शॉर्ट नोट्स। मेरे साथ एक मिस्टेक होती थी, मैं ग्रेजुएशन में तो नोट्स बनाती थी, लेकिन जब बात आई एनटी नेट क्लियर करने की मैंने नोट्स बनाने छोड़ दिया। कौन बनाए इतने बड़े बड़े नोट्स, बट नोट्स बनाने बहुत ज़रूरी होते हैं। और नोट्स के रिवीजन का टाइम होता है पेपर से 2-3 दिन पहले। कुछ बच्चे पेपर से 2-3 दिन पहले सिलेबस पढ़ रहे होते हैं, बिल्कुल गलती ना करें। 2-3 दिन पहले पूरा पेपर रिवाइज करें, पूरा एक बार रिवाइज हो जाना चाहिए। रिवाइज के लिए आपके पास नोट्स होने चाहिए और लेंथी नहीं, बुलेट पॉइंट्स के थ्रू। ये पॉइंट है, ये तब हुआ था। और वो बुलेट पॉइंट्स कब बनेंगे, ड्यूरिंग द प्रिपरेशन। ऐसा नहीं है लास्ट में ही आप बना रहे हो, नहीं, ड्यूरिंग द प्रिपरेशन। अभी से ये जर्नी स्टार्ट हो जाती है, तो आपको अभी से बुलेट पॉइंट्स बनाने हैं और आपको लिखना है ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, उसके खुद से नोट्स बनाने हैं। और क्या करना है, शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। ठीक है, ये भी काफ़ी भर चुका है, ऐसा भरा हुआ बना सकते हो कि मतलब हेडिंग दी। और हाँ, नोट्स को सजाने में इतना टाइम वेस्ट मत करना, ये ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में चलता है, लेकिन एनटी नेट सिर्फ आपको क्लियर करना है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। तो कई बार क्या होता है, स्टूडेंट्स उसको तैयार करने में ही रह जाते हैं। तो मेरी एक सजेशन है, इसमें टाइम वेस्ट ना करके उसको जितना शॉर्ट बना सकते हो, जितना मतलब क्लियर कट बना सकते हो, मुझे समझ में आ गया इसका मतलब क्या है, उस वे में बनाना है। कॉपी नहीं करना है, खुद से बनाना है। ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में खूब कॉपी कर ली है, बट नहीं, ये आपकी खुद की स्ट्रेटेजी होती है। यहाँ पर आपका खुद का एफर्ट्स काम आता है, खुद के नोट्स काम आते हैं। नोट्स को कैसे पढ़ना है, उसको ईजी कितना बनाना है, ये खुद के ऊपर डिपेंड करता है। तो ट्राई टू मेक शॉर्ट नोट्स। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट कौन सा मूल मंत्र है हमारे पास। नेक्स्ट मूल मंत्र है हमारे पास टाइम मैनेजमेंट स्किल्स। ठीक है, तो टाइम को मैनेज करना आना चाहिए। अब आप ये बोलोगे मैम हम सुबह जो टाइम मिलता है हम 7 to 8 आवर्स पढ़ते हैं। मैं यहाँ पर ये नहीं कह रही कि 7 to 8 आवर्स पढ़ते हैं, मैं यहाँ पर ये बोलना चाहती हूँ जो 7-8 आवर्स पढ़ते हो उसमें पेपर 1 को पेपर 2 को कितना टाइम दे रहे हो। फिर उसमें आप क्या करोगे, पेपर 1 में भी कौन सी यूनिट कितने टाइम्स कर रहे हो, किसको कितना रिवीजन दिया है। तो यहाँ पर आपको टाइम मैनेजमेंट स्किल सिर्फ दिन के टाइम को मैनेज करने के साथ साथ पेपर 1 और पेपर 2 में कौन सी यूनिट्स रिवाइज पहले करनी है, कौन सी एंड पे करनी है। फॉर एग्जांपल मैंने थ्योरेटिकल पहले की थी, प्रैक्टिकल बाद में की थी, और थ्योरेटिकल को लास्ट में रिवाइज किया था। तो ये एक मेरी स्ट्रेटेजी थी। तो आप ऐसी अपनी स्ट्रेटेजी बना सकते हो। कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं, ये भी है, ये भी है, ये भी है, उसको तोड़ो। पहले टाइम को डिवाइड करो, 8 आवर्स में मुझे कितने आवर्स पेपर 1 के लिए चाहिए, कितने पेपर्स 2 के लिए चाहिए। पेपर 1 में भी मेरी जो 10 यूनिट्स है उस में से कौन से मतलब कौन सी चीज़ मेरी वीक है और कौन सी स्ट्रॉन्ग है, तो अपना वीक और स्ट्रॉन्ग पॉइंट पहचानो, उसके बाद उसमें टाइम डिवोट करो। ऐसे ही पेपर 2 में। तो ये है टाइम मैनेजमेंट। टाइम का मतलब ये नहीं कहना चाहती मैं कि सिर्फ 24 आवर्स में कितना आवर्स पढ़ रहे हो, उसको मैनेज कैसे कर रहे हो, 8 आवर्स भी पढ़ रहे हो, वो ज़रूरी होता है। नेक्स्ट देखते हैं टाइम मैनेजमेंट स्किल।
रिवीजन, रिवीजन करनी है, ठीक है। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि जब तक रिवीजन नहीं करोगे, कोई भी चीज़ एक बार पढ़ के रख लो, कुछ भी नहीं होने वाला जब तक आप उसको रिवाइज नहीं करोगे, जब तक आप उसके नोट्स नहीं बनाओगे, ठीक है। सब कुछ माइंड में ऐसे ही घूम जाएगा, लेकिन हमें माइंड में ऐसे घुमाना नहीं है, अच्छे से याद करना है, कंफ्यूज्ड नहीं रहना, क्लियर कट हमारे पास आंसर होने चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ ज़रूरी है कि रिवीजन ज़रूर करनी है। हम ऐसा करते थे कि 5 डेज़ पढ़ते थे, सैटरडे संडे रिवीजन करते थे। सबका अपना अपना होता है, मैं बोलूँगी सबकी अपनी स्ट्रैटेजी होती है। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो जॉब कर रहे होते हैं, तो उनको सैटरडे संडे को टाइम ही नहीं मिलता, मतलब सैटरडे संडे को तो वो क्लासेस लेते हैं। तो रिवीजन आप 5 डेज़ करो, सैटरडे संडे बहुत सारा पढ़ लो। तो रिवीजन इज़ मस्ट, और वीकली रिवीजन इज़ वेरी मस्ट। और जब आप वीकली रिवीजन करते हो ना, तो आप उस चीज़ को भूलते नहीं हो। जैसे पहले बोलते थे ना स्कूल के टाइम पर कि स्कूल में टीचर ने जो पढ़ाया है उसको आते ही रिवाइज कर लो, आप उसे भूलोगे नहीं। सेम प्रोसीजर यहाँ पर अप्लाई होता है। पता है हमारे साथ गलती क्या होती है कि हम छोटे जब होते हैं तो हम सारी चीज़ें मान लेते हैं, जैसे बड़े होते हैं ना तो हम उसको क्या करते हैं, अप्लाई नहीं कर पाते। तो ये चीज़ें आपको अप्लाई करनी बहुत ज़रूरी होती है कि कैसे कैसे रिविज़न करनी है, ठीक है। वो रिविज़न और जब भी कर लेना है, उसको इग्नोर नहीं करना है। नेक्स्ट देखिए, पॉजिटिव एटीट्यूड। देखिए पॉजिटिव एटीट्यूड में क्या करना है, आई कैन डू इट करना है, कांट को कट देना है। देखिए जब हम प्रिपरेशन करते हैं ना, फर्स्ट मंथ अच्छा जा रहा है, कर लिया पढ़ लिया, सेकंड मंथ अच्छा जा रहा है, थर्ड कुछ पार्टीज़ आ गई, कुछ शादी में चले गए, कुछ बीमार पड़ गए, कुछ भी दिक्कतें आ सकती है। उस टाइम हमारे साथ क्या होता है, हम उस प्रिपरेशन को छोड़ देते हैं। मैं बताती हूँ, जब मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करी ना, स्टार्टिंग में बहुत अच्छे से, मतलब मैं पढ़ रही हूँ 10 to 12 आवर्स, फर्स्ट मंथ पढ़ा बहुत अच्छा गया, मैं पढ़े जा रही हूँ। सेकंड में थोड़ा सा मेडिकल इश्यूज़ हो गए थे, मतलब मेरी थोड़ी तबीयत वगैरह ख़राब हो गई थी और पढ़ाई नहीं करनी पड़ रही, मतलब डॉक्टर ने भी मना कर दिया था कि पढ़ाई मत करो। अब मेरे एकदम से ऐसा था कि अभी एग्ज़ाम कैसे होगा, मतलब ये मार्च में ऐसा हुआ था और मैं फेब में मैंने स्टार्ट किया था, जून में मेरा एग्ज़ाम था, कुछ इस टाइप का सिनेरियो था। अब मार्च में जब मैंने पढ़ाई करनी स्टार्ट की तो उसके बाद दिक्कत हो गई, डॉक्टर ने मना कर दिया। अब करा क्या जाए, उस टाइम 2 ऑप्शन होते हैं, या तो फिर मैंने क्या किया, या तो आप उस टाइम क्या करो, रेस्ट कर लो, उसके बाद दोबारा से रिटर्न वापसी करो, फिर मैंने उसको दोबारा से 10 से 12, या फिर उसको मान के बैठ जाओ कि यार अब तो यही है, अगली बार दूंगा। ये चीज़ नहीं करना है, मतलब एक पॉजिटिव एटीट्यूड कि हाँ इस बार हम कर ही लेंगे, करना ही है, चाहे कितनी दिक्कत आ जाए, घर में शादी है, यहाँ शादी है, जॉब करनी है, लेकिन उसके साथ एक लगन, पॉजिटिव एटीट्यूड कि हम कर ही लेंगे। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी होती है इसके साथ, ठीक है, जो कि मैंने अडॉप्ट किया था मेडिकल इश्यूज आने के बाद भी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं मेक योर ओन स्ट्रेटेजी। देखिए सबकी ना अपनी होती है। अब जैसे मैंने आपको बताया, तो हो सकता है कि कुछ लोग रिलाई कर रहे हो, यार हम भी ऐसे कर लेंगे, मैम ने ऐसा किया था, लेकिन हमेशा अपनी स्ट्रेटेजी अलग बनाओ। मेरे फ्रेंड्स जब थे तो उनकी स्ट्रेटेजी अलग होती थी और मैं सोचती थी यार मैं तो इसको कंप्लीट ही नहीं कर पा रही, लेकिन मैंने एक काम किया, अपने स्ट्रेंथ और वीकनेस को पहचाना। हो सकता है कोई यूनिट मैं ख़त्म कर देती हूँ 2 वीक्स में और कोई ख़त्म कर रहा है 3 वीक्स में, तो 1 वीक का एज मिल जाता है। तो आपको अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस पहचाननी है और अपनी स्ट्रेटेजी खुद बनानी है कि क्या बेटर है, क्या कैसे करना है। तो प्लीज़ मेक योर ओन स्ट्रेटेजी। यहाँ पर मैंने ये वाली पिक लगाई है, फोटो लगाई है, जैसे हम कंचे खेलते थे ना तो अपनी स्ट्रेटेजी खुद बनाते थे, कोई कहता था ये निकाल, तो इसका मतलब अपनी स्ट्रेटेजी हमें खुद से बनानी है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, डू इफेक्टिव स्टडीज। देखिए कुछ स्टूडेंट्स पूछते हैं कि कितने घंटे पढ़ना चाहिए, जैसे मैंने 8 घंटे बोल दिया तो वो बस 8 घंटे बैठेंगे। जितना टाइम पढ़ रहे हो, कभी टाइम मिल सकता है, कभी नहीं मिल सकता, कुछ इश्यूज आ जाते हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें करनी ही होती हैं। तो उसके लिए इफेक्टिव स्टडी करें। इफेक्टिव का मतलब होता है, टी से मतलब होता है टाइमली, ठीक है, टाइम पे चीज़ों को कंप्लीट करें। 2 आवर्स का टाइम उसको दिया है तो 2 आवर्स में उसे कंप्लीट करने की कोशिश करें। तो डू इफेक्टिव स्टडीज़, ठीक है। एनवायरनमेंट देखें, एलिमिनेट करें डिस्ट्रैक्शंस। यहाँ पर भी कुछ पॉइंट्स हैं कि म्यूज़िक सुन लें, अच्छी नींद लें। कुछ लोग नींद ही नहीं लेते, मैंने ऐसा था कि बीच में नींद लेनी छोड़ दी, नींद ही नहीं आ रही यार, पेपर कैसे निकलेगा। तो ऐसा नहीं होता, टेंशन होती है, सबको होती है, लेकिन नींद जरूर लें। 7 से 8 घंटे की नींद प्रॉपर लें। उसके बाद जो टाइम है उसको अच्छे से यूज़ करें। मैं अपने टाइम पर क्या करती थी, रात को नींद नहीं आ रही, फिर मुझे कॉन्सेप्ट याद नहीं हो पाते थे, फिर मैंने रात को नींद प्रॉपर ली और जो सुनती थी उसको अच्छे से सुनती थी। मतलब ऐसी इफेक्टिव लिसनिंग की ना कि जो वर्ड जा रहा है वो बिल्कुल माइंड में बैठ रहा है। तो ये चीज़ करें, ठीक है। और एलिमिनेट करें डिस्ट्रैक्शन,
ये चीज़ होनी चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं डेडिकेशन। ठीक है, यहाँ पर एक बहुत अच्छा कोटेशन है, द स्पीड ऑफ योर सक्सेस इज लिमिटेड ओनली बाय योर डेडिकेशन एंड वट यू आर विलिंग टू सेक्रीफाइस। ठीक है, आप क्या सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हैं। ठीक है, मैंने अपने घर में अपने कजन्स की शादी भी छोड़ी थी, रीज़न कि मुझे एक एग्ज़ाम क्लियर करना है। तो जितना डेडिकेशन आप दिखाओगे, जितने सेक्रीफाइसेस आप करोगे, उतना ही ज़्यादा, उतना ही जल्दी आपका वो एग्ज़ाम क्लियर होगा। तो आपको क्या करना है, डेडिकेशन शो करना है अपने काम के लिए। ठीक है, तो ये डेडिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और जितना स्पीड ऑफ योर सक्सेस, मतलब सक्सेस पेपर होना है 6 मंथ्स में ही क्लियर, अगर आप उसको 12 मंथ्स में करना चाहते हो, तो अगर आप स्पीड बढ़ाना चाहते हो तो आपको सेक्रीफाइसेस करने होंगे। डेडिकेशन और सेक्रीफाइसेस डिसाइड करेंगे कि आप उस एग्ज़ाम को कितनी जल्दी क्लियर कर सकते हो। तो ये थे आपके 11 पॉइंट्स। नेक्स्ट देख लेते हैं। थैंक यू, आपने अच्छे से सुना और प्लीज़ ट्राई करें, अपनी स्ट्रेटेजी बनाएं। लेकिन मैंने कुछ पॉइंट्स बताए, इनको लिख लें और इन पे काम करें तो आपका एग्ज़ाम जल्दी फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर हो जाएगा। और हाँ, सेक्रीफाइस करने पड़े तो उस एग्ज़ाम के लिए सेक्रीफाइस बिल्कुल करें। ठीक है, थैंक यू।